Hello students, a very good morning to all of you and welcome again in history classes. Students, I hope कि आप घर पे सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे और सुरक्षित होंगे. स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था क्लास 11th हिस्ट्री में रिवीजन चैप्टर एंड दैट इज आवर फर्स्ट चैप्टर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम. समय की शुरुआत से. समय की शुरुआत से इस चैप्टर में हम क्या रीड कर रहे हैं? इस चैप्टर में हम रीड कर रहे हैं हमारे जो अर्ली ह्यूमंस थे उसके बारे में रीड कर रहे हैं कि अर्ली ह्यूमंस की जो स्टेजेस थी वो किस प्रकार से एक कह सकते हैं कि एक एप से डेवलप होते होते, एक बंदर से डेवलप होते होते किस प्रकार से अर्ली ह्यूमन की और अर्ली ह्यूमन से किस प्रकार से एक मॉडर्न जो मैन था उसकी कैटेगरीज में आई. तो हमने कल रीड किया था कि सबसे पहले जो प्राइमेट्स थे कि हमारी जो अर्थ की जो ओरिजिन थी वो सबसे पहले किस प्रकार से हुई थी. उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो प्राइमेट्स हैं, प्राइमेट के बाद होमिनोइड थे, होमिनोइड के बाद होमिनिड थे. सो लेट्स कंटिन्यू अवर क्लास एंड रीड अबाउट द स्टेजेस. स्टेजेस फर्स्ट अबाउट अर्ली सोसाइटीज. अर्ली सोसाइटीज थी जो हमारी कह सकते हैं कि अर्ली ह्यूमन की जो सोसाइटीज थी उनके बारे में हम रीड करते हैं. सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल एप यानी कि जो चिंपैंजी थे, जो बंदर थे, यानी कि हमारे पूर्वज किसके माने जाते हैं हम कि हमारे पूर्वजों के बारे में माना जाता है कि पहले वो क्या थे, एक बंदर थे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड अबाउट द एप. इसमें हम रीड करेंगे इसकी जो कैटेगरीज हैं. सबसे पहले आती है एप से, दूसरी फिर उसके बाद ये चेंज हो गई थी ऑस्ट्रेलोपिथिकस में. अब देखो एप से डेवलप होते होते जो दूसरी कैटेगरी आई थी वो कौन सी थी? ऑस्ट्रेलोपिथिकस थी. अब ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बारे में आप मैं बताती हूँ कि यह एक बंदर ही था बट इसके जो टेल थी वो नहीं थी, यानी कि बिना पूंछ वाला जो बंदर था वो था. इसकी प्रजाति थी और ये एक प्रकार का चिंपैंजी था. और इसके जो फॉसिल्स मिले हैं, इसके फॉसिल्स मिले थे सबसे पहले रेमंड डार्ट को. रेमंड डार्ट कौन थे? रेमंड डार्ट को सन 1924 में 1924 में रेमंड डार्ट को, जो हमारा साउथ अफ्रीका है उसमें एक एरिया है, एक स्थान है टोंग, वहां पर जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस हैं उसके सबसे पहले फॉसिल्स मिले थे. और उसके बाद दूसरे जो इसके फॉसिल्स मिले वो एक चूने की खान थी, एक माइन थी, वहां पर मिले थे. तो सबसे पहले जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस थे उसके जो फॉसिल्स मिले थे रेमंड डार्ट को 1924 में इन साउथ अफ्रीका के एरिया कौन सा था मैंने आपको बताया, टोंग था. अब इसके बाद आता है कि इसको ऑस्ट्रेलोपिथिकस क्यों कहा जाता है? ऑस्ट्रेलोपिथिकस इसलिए कहा जाता है स्टूडेंट्स को क्योंकि जो साउथ अफ्रीका वाला पार्ट है हमारा, वो साउथ जो हमारा साउदर्न कह सकते हैं कि पार्ट है, हेमिस्फीयर है. आपको पता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर दो हमारे जो गोलार्ध हैं उसमें जब साउथ अफ्रीका उसकी लोकेशन देखते हैं तो वो किसमें आती है? वो आती है हमारी साउथ हेमिस्फीयर में. तो उसके बाद साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑस्ट्रेलोपिथिकस के जो लोकेशन मिली थी उसके कारण ही इसको क्या कहा गया था, इसके दक्षिण गोलार्ध में इसके जो फॉसिल्स मिले थे इसके कारण ही इसको ऑस्ट्रेलोपिथिकस कहा गया था. अब उसके बाद आते हैं कि इसकी जो ब्रेन की जो कैपेसिटी थी, यानी कि इसकी मस्तिष्क की क्षमता थी जो वो 450 घन के आसपास, सेंटीमीटर के आसपास थी. यानी कि इतना ज्यादा डेवलप तो नहीं था बट कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत डेवलप ये हो चुका था. दूसरी जो थर्ड स्टेज आती है एप के बाद ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बाद वो आती है होमो हैबिलिस की. होमो हैबिलिस इट मीन्स टूल मेकर. टूल मेकर क्या थे कि ये औजार बनाने वाले थे. औजार बनाने का मतलब ये नहीं कि बहुत अच्छे औजार बनाने लगे थे, लेकिन जो कह सकते हैं कि जो स्टार्टिंग थी टूल मेकिंग की वो कहां से हुई थी? होमो हैबिलिस से हुई थी. होमो हैबिलिस मतलब कि औजार बनाने वाले जो थे. अब उसके बाद आते हैं कि इन्होंने इतने अच्छे तो कह सकते हैं कि जो टूल्स थे वो नहीं बनाए थे बट उसकी जो स्टार्टिंग है वो मिल गई थी. अब इसके बाद आते हैं कि इसके एविडेंस हमें कहाँ से मिलते हैं? तो इसके एविडेंस में हमें मिलते हैं जो टूल्स के वो मिलते हैं इथोपिया से, साथ में जो ऑस्ट्रेलिया का जो आल्डुवार्ड गोर्स है एरियाज वहां से मिले हैं. अब उसके बाद थर्ड जो कैटेगरी आती है इसमें वो आती है होमो इरेक्टस. होमो इरेक्टस लिटरलिस अपराइट मैन, यानी कि सीधा खड़ा होके जो स्टेज में जिस में मनुष्य जो सीधे खड़े होके चलने की जो स्टेज आ गई थी वो कौन सी थी? वो कौन सी स्टेज थी इनकी? होमो इरेक्टिस. होमो इरेक्टिस सीधे खड़े होके चलने लग गए थे
साथ में कह सकते हैं कि जो होमो हैबिलिस थे उनसे ज्यादा थोड़े से हेल्दी भी थे ये, और इनको पिकिंग मैन के नाम से भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है? पिकिंग मैन, होमो इरेक्टस को। अब उसके बाद आता है कि बहुत सारे मानते हैं कि ये जो कैटेगरी थी वो 10 लाख ईयर्स एगो तक रही, उसके बाद धीरे धीरे ये जो थी कैटेगरी वो क्या हो गई थी? लुप्त हो गई थी। अब उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है इसमें होमो सैपियंस की। ये थोड़ी सी सबसे ज्यादा डेवलप कह सकते हैं। होमो सैपियंस, इट मीन्स होमो सैपियंस कौन थे? वाइज मैन, जिनके की कह सकते हैं कि माइंड जो ब्रेन था उसकी कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा हो गई थी, साथ में जिसने सोचना भी शुरू कर दिया था। जो सैपियंस हैं, सैपियंस का मीनिंग ही यही होता है कि ये क्या थे? होमो सैपियंस, यानी कि एक बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में इन्होंने स्टेब्लिश होना शुरू कर दिया था, हर चीज के बारे में सोचने लग गए थे। अब उसके बाद बात आती है स्टूडेंट्स, इनके जो स्टेज 2 है, ये हम बात कर रहे थे स्टेज फर्स्ट की, जिसमें मैंने आपको बताया अर्ली ह्यूमन का डेवलपमेंट के बारे में। डेवलपमेंट के बारे में मतलब कि एप से डेवलप होते होते ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस, उसके बाद होमो सैपियंस एंड होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस कैटेगरी है होमो सैपियंस से पहले की। सबसे लास्ट कैटेगरी मैंने आपको बताई होमो सैपियंस की, यानी कि वाइज मैन की, बुद्धिमान जो व्यक्ति थे वो बन गए थे। अब उसके बाद स्टेज 2 आती है। जब ये होमो सैपियंस वाले सिचुएशन में आ गए तो ये लोग क्या काम करने लगे थे? तो इसके बाद आता है कि हंटर गैदरर सोसाइटीज, यानी कि हंटिंग करने लगे थे, चीजों का संग्रह करने लग गए थे, इकट्ठा करने लग गए थे, और सोसाइटीज के रूप में इन्होंने थोड़ा थोड़ा रहना शुरू कर दिया था। उसके बाद आता है मॉडर्न ह्यूमन। जो मॉडर्न ह्यूमन्स थे, आधुनिक जो मानव थे, हंटर्स थे, गैदरर्स थे, यानी कि धीरे धीरे इन्होंने क्या किया कि सोसाइटीज के रूप में थोड़ा थोड़ा स्टैब्लिश होना शुरू कर दिया। साथ में क्या करने लगे कि अपनी जो नीड थी, इनकी जो बेसिक नीड्स थी, उसके लिए ये हंटिंग वगैरह का करने लग गए थे। अब उसके बाद आती है प्लेस ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब है कि जब हम इनकी जानकारी प्राप्त करते हैं तो ये हमें कहाँ से मिलते हैं? इनकी इंफॉर्मेशन हमें वर्ल्ड में ऐसे कौन कौन से वर्ल्ड के पार्ट हैं जहां से हमें इनकी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो देखते हैं हमको। फर्स्ट ऑफ ऑल इथोपिया। इथोपिया से हमें बहुत सारी चीजें मिली है इसकी। सेकेंड इज साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इज द मोस्ट इंपोर्टेंट साइट फॉर द एविडेंस ऑफ अर्ली ह्यूमन। उसके बाद बात आती है मोरक्को से भी हमें इनके थोड़े से फोसिल्स वगैरह साउंड में मिले हैं इसमें। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का तो मैंने आपको बताया था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस है जो इसी के आसपास वाले एरियाज का है। उसके बाद जो फ्रांस है, फ्रांस से भी इनके हमें एविडेंस मिले हैं। तो ये चीजें क्या है? ये चीजें हैं इनके प्लेस ऑफ एवोल्यूशन की। जब हम इनका जजमेंट करते हैं कहाँ कहाँ से हम इनको फाइंड आउट हमने किया था। अब उसके बाद आते हैं इनके सोशल एस्पेक्ट्स, क्योंकि जब इसने सोसाइटी में रहना शुरू कर दिया था तो सोशल एस्पेक्ट्स का मतलब क्या होता है कि जो इनकी सामाजिक स्थिति थी वो किस प्रकार की शुरू हो गई थी। देखते हैं उसको। इकोनॉमिक, सबसे पहले सोशल एस्पेक्ट्स में फूड और शेल्टर, जो इनकी बेसिक नीडें थी, इनको फूड चाहिए, फूड के लिए इन्होंने क्या किया था? जो हंटिंग थी, उसको शिकार था जो उसको शुरू कर दिया था। साथ में शेल्टर, शेल्टर का पता है कि हमें अर्ली ह्यूमन कहाँ रहता था, या तो वो ट्रीज के ऊपर रहता था या फिर वो केव्स वगैरह जो गुफाएं वगैरह होती थी वहां रहता था। उसके बाद इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स क्या थे इनके कि धीरे धीरे उन्होंने जो आर्थिक स्थिति थी उसके लिए क्या काम करना शुरू किया था कि अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करे, अपनी बेसिक नीड्स को कंप्लीट करे। इसके लिए इन्होंने क्या किया था कि ये फार्मिंग करने लग गए थे, थोड़ा थोड़ा कुछ भी जो था उगाने लग गए थे। उसके बाद डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स और ट्रेड, धीरे धीरे एक दूसरे के साथ एक्सचेंज ट्रेडिंग करने लगे। साथ में जो कह सकते हैं कि जो डोमेस्टिकेशन एनिमल्स था, जानवरों को पालने का, वो भी इन्होंने काम शुरू कर दिया था। अब उसके बाद आगे देखते हैं हम कल्चर एस्पेक्ट्स। कल्चर एस्पेक्ट्स में मतलब कि इनकी जो संस्कृति थी, उनकी जो सांस्कृतिक चीजें थी वो किस प्रकार की थी, क्या करते थे ये अपनी संस्कृति के लिए, अपने मनोरंजन के लिए। तो उसमें सबसे पहले आता है कि स्टोन टूल्स आते हैं, इनके पत्थर के औजार बनाने लग गए थे। साथ में पेंटिंग्स वगैरह थी, और हमने रीड किया था इसी चैप्टर में कि जो पेंटिंग्स हैं, केव पेंटिंग्स, और वो कहाँ पे करते थे पेंटिंग्स वगैरह? वो करते थे केव्स में, गुफाओं में। और ये सारे के सारे एविडेंस हमें, जो केव पेंटिंग्स हैं वो हमारे पास एक मेन सोर्स है हिस्ट्री में, किस चीज का? अर्ली ह्यूमन्स के लिए। अब उसके बाद आते हैं, ये तो हमारी स्टेज सेकंड चल रही है जिसमें हम देख रहे हैं इनकी कि सोशल एस्पेक्ट्स, तो इकोनॉमिक जो इनकी रीजन है, साथ में इनकी कल्चर से रिलेटेड। उसके बाद हम स्टूडेंट्स देखते हैं इसमें कि होमो, होमो इज द लैटिन वर्ड मीन्स मैन। होमो जो शब्द हम यूज कर रहे हैं
होमो इरेक्टस है, होमो हैबिलिस है या फिर होमो सैपियंस है। तो इसमें जो होमो वर्ड आया है उसका मीनिंग क्या है? इट मीन्स मैन, यानी कि मनुष्य है इसका मतलब। तो होमो मीन्स, और ये कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है? लैटिन लैंग्वेज से। लैटिन वर्ड है एक होमो जिसका मीनिंग होता है मैन। अब उसके बाद देखते हैं हम इसमें कि होमो हैबिलिस, एक बार थोड़ा सा रिकॉल करते हैं इसको कि होमो हैबिलिस कौन थे, कि जिनको कि कह सकते हैं एक और नाम दिया जा सकता है, एंड दैट इज द टूल मेकर। होमो हैबिलिस टूल मेकर, अनदर नेम। टूल मेकर मतलब कि जिन्होंने औजार की जो बनाने की प्रोसीजर थे वो शुरू कर दी थी। एंड सेकेंड इज होमो इरेक्टस, द अपराइट मैन। होमो इरेक्टस सीधा खड़े होकर चलने वाले मनुष्य थे। उसके बाद आते हैं होमो सैपियंस। होमो सैपियंस द वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति। तीनों ही कैटेगरीज हैं होमो की, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सैपियंस। हैबिलिस की बात आती है टूल मेकिंग, इरेक्टस की बात आती है अपराइट मैन, सीधे खड़े होकर चलने वाले व्यक्ति, यानी कि जो जिन्होंने अपने जो पहले इनके 4 जो लेग्स थे उनको 2 हाथों, जो 2 पैर थे आगे के, उन्होंने अब किसके रूप में शुरू कर दिया? 2 पैरों पे चलना शुरू किया, उन दोनों को हाथों के रूप में ये यूज करने लग गए थे। एंड नेक्स्ट इज होमो सैपियंस, बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में जब उसने सोचना बहुत अच्छे से विचार करना शुरू कर दिया था, सोसाइटीज को स्टेब्लिश कर लिया था, तो उनको कहा गया था होमो सैपियंस कैटेगरीज में। अब बात आती है होमो सैपियंस। होमो सैपियंस जो आधुनिक मानव है उसका जो क्लासिफिकेशन किया गया है, उसका जो वर्गीकरण किया गया है वो किस प्रकार से किया गया है? फर्स्ट ऑफ ऑल होमो हैंडेलबर्गेंसिस। होमो हैंडेलबर्गेंसिस, इसके जो मिले हैं, जो एविडेंस फॉसिल्स वगैरह मिले हैं वो मिले हैं यूरोप से, एशिया से और अफ्रीका से। अब देखो इसमें सेकंड आता है निएंडरथालेंसिस। ये फाउंड फॉसिल्स इन यूरोप, वेस्टर्न एंड मिडिल एशिया। इनको क्लासिफिकेशन जब किया जाता है होमो सैपियंस का तो वो 2 चीजों में किया जाता है। एक तो मैंने आपको बताया था निएंडरथालेंसिस और दूसरा मैंने बताया था हाइडेलबर्गेंसिस। ये क्लासिफिकेशन है होमो सैपियंस का, जिसके फॉसिल्स हमें वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट से मिले हैं, और इन्हीं जगहों के नाम पर ही, जो जर्मनी में एक निएंडरथल जो वैली है उसी के नाम पर फिर जब फॉसिल मिले, इसके एविडेंस मिले, उसी के नाम पर इसका नाम दे दिया गया क्या? निएंडरथालेंसिस। अब उसके बाद बात आती है फेजेस ऑफ स्टोन एज, कि हमारी जो स्टोन एज थी, स्टोन एज मतलब कि हमारा जो पूरा पाषाण काल है उसका जो क्लासिफिकेशन है, उसकी जो फेज है वो कौन कौन से हैं? स्टोन एज की बात कर रहे हैं हम, यानी कि पाषाण काल की। तो इसमें सबसे पहली जो स्टेज आती है वो आती है पैलियोथिक, सेकेंड इज मेसोलिथिक यानी कि प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, मध्य प्रागैतिहासिक काल। उसके बाद नियोलिथिक, नियोलिथिक मतलब कि नवपाषाण काल, और उसके बाद नियोलिथिक रेवोल्यूशन, यानी कि जब नवपाषाण काल में पूरी की पूरी प्रोसेस शुरू हो गई थी, जब लोगों ने बहुत अच्छे से काम करना शुरू कर दिया था, तो उसको नाम दे दिया गया नियोलिथिक रिवोल्यूशन का नाम दे दिया गया था। ये सारी की सारी जो स्टेज मैं आपको बता रही हूँ ये हमारी स्टोन एज है, पत्थरों की जो कह सकते हैं कि पाषाण जो काल था उसको, सबसे पहले पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल और उसके बाद था हमारा नवपाषाण काल। अब इन तीनों ही स्टेजेस में क्या हुआ था? धीरे धीरे चेंज आते गए थे, डेवलपमेंट होता गया था किस प्रकार का स्टोन एज का, पत्थरों के औजारों की जो प्रोसीजर थी उनके बनने का, वो किस प्रकार से हुआ था कि प्रीलिथिक में बिल्कुल ही कह सकते हैं कि जब उसने पत्थरों को रगड़ के, थोड़े पत्थरों की सहायता से ही कह सकते हैं कि जब वो अपने सारे के सारे काम करता था। उसके बाद धीरे धीरे जब उसने चेंज किए, जब उसमें चेंजेस आए और उसने जो अर्ली ह्यूमन्स था उसने क्या शुरू किया, जब पत्थरों से औजार बनाने थोड़े से शुरू कर दिए, बहुत अच्छे तो नहीं कह सकते हैं, उसको नाम दे दिया गया मेसोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल। उसके बाद नियोलिथिक, इसमें कह सकते हैं कि डेवलपमेंट हो गया था, थोड़े से अच्छे औजार बनाने शुरू कर दिए थे, नियोलिथिक एज। एंड द नियोलिथिक रिवोल्यूशन, इट मीन्स कि उसके स्टोन के जो औजार वगैरह बनाने की प्रोसीजर थी, पत्थर स्टोन एज की जो, वो बिल्कुल ही डेवलपमेंट पे आ चुकी थी। ये तो हमारा चैप्टर था जिसमें हमने रीड किया अर्ली ह्यूमन्स के बारे में, कि अर्ली ह्यूमन्स की कौन कौन सी स्टेजेस थी, वर्ल्ड के कौन कौन से पार्ट्स में इनके फॉसिल्स हमें मिले, जिनके बेस पे हमें इनके बारे में पता चलता है। अब एक कह सकते हैं कि डिस्प्यूट सा है थोड़ा सा, और इन सारी चीजों के लिए 2 मॉडल्स हमारे सामने रखे जाते हैं। 2 मॉडल्स कौन कौन से हैं वो, एक तो होता है रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल एंड सेकंड इज द रिप्लेसमेंट मॉडल। अब ये जो 2 मॉडल है ये हमारे साथ में, हमारे सामने क्या प्रस्तुत कर रहे हैं, क्या चीजें बता रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड अबाउट द
रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल। रीजनल कंटिन्यूटी मतलब कि क्षेत्रीय निरंतरता सिद्धांत। अब इस मॉडल में हमारे सामने क्या चीज रिप्रेजेंट की गई है रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल में, कि मल्टीपल रीजन्स ऑफ ओरिजिन, अर्ली ह्यूमंस के जो ओरिजिन है, जो उसके उत्पत्ति स्थल हैं, उनके बारे में ये मॉडल प्रस्तुत किए गए थे हिस्टोरियन के द्वारा, कि जो अर्ली ह्यूमंस है उसकी जो उत्पत्ति स्थल है वो मल्टीपल रीजन्स में है, वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में है, ना कि एक ही जगह पर। यानी कि कह सकते हैं कि जितने भी ये स्टेजेस जो मैंने आपको बताई है, सारी वर्ल्ड के कहीं ना कहीं किसी पार्ट में अलग अलग रूप में हमें मिली है, ना कि ये डेवलपमेंट की स्टेज हमारे सामने रखी गई है। तो ये जो मॉडल है इस चीज को प्रस्तुत करता है रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल, कि मल्टीपल रीजन्स हैं ओरिजिन के, अर्ली ह्यूमंस के, वो एक ही चीज से डेवलप होते होते धीरे नहीं हुआ विकास उसका, बल्कि कह रहे हैं इस मॉडल के अकॉर्डिंग कि जो अर्ली ह्यूमंस की जो स्टेजेस थी वो सारी वर्ल्ड में अलग अलग क्षेत्रों में हमें मिली है। एंड सेकेंड मॉडल इज रिप्लेसमेंट मॉडल, ओरिजिन इन अफ्रीका, सिंगल अफ्रीका। इट मीन्स रिप्लेसमेंट कह सकते हैं कि जो प्रतिस्थापन मॉडल है, प्रतिस्थापन मॉडल के अकॉर्डिंग यानी कि रिप्लेसमेंट मॉडल के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि जो अफ्रीका है सिर्फ वही एक स्थान था जो कि इन सारी स्टेजों के धीरे धीरे डेवलपमेंट का रीजन था। एक इस एरिया में यानी कि अफ्रीका में ही जो हमारी स्टेजेस हैं वो डेवलप हुई, उसके बाद पूरी की पूरी जो स्टेजेस थी वो वर्ल्ड में अलग अलग हिस्सों में चली गई थी। अब ये दो मॉडल हैं, इन दोनों के बारे में डिस्प्यूट है, इतना ज्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं कि सारे के सारे हिस्टोरियन इन चीजों को हमारे सामने रखते हैं। तो फर्स्ट मॉडल रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल एंड सेकेंड इज रिप्लेसमेंट मॉडल। अकॉर्डिंग टू रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल, द ओरिजिन ऑफ द अर्ली ह्यूमन इज बीइंग मल्टीपल रीजन्स ऑफ द ओरिजिन। इसके अकॉर्डिंग क्या माना जाता है, उत्पत्ति के जो उसके स्थल है वो अलग अलग है। एंड द अकॉर्डिंग टू मॉडल रिप्लेसमेंट मॉडल, एक ही इसका जो प्लेस है वो माना जाता है, एंड दैट इज अफ्रीका। तो स्टूडेंट्स आज हमने इस चैप्टर को रिवाइज किया। चैप्टर में हमने रीड किया अलग अलग स्टेजेस के बारे में रीड किया, साथ में हमने स्टेजेस देखे कि किस प्रकार से उन्होंने सोसाइटीज में इकोनॉमिक उनकी जो फेज था वो कैसा था। साथ में हमने रीड किया कि किस प्रकार से इनके ओरिजिन के बारे में भी डिस्प्यूट है। दो मॉडल हमारे सामने प्रस्तुत किए गए थे, दोनों मॉडल्स के बारे में हमने इसमें रीड किया है। तो चैप्टर फर्स्ट आपका दोबारा से मैंने रिवाइज करवाया है। इस चैप्टर को बुक में से एक बार कंप्लीट आप रीडिंग कीजिएगा और साथ में इस चैप्टर को कंप्लीट बहुत अच्छे से प्रिपरेशन इसकी कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स टू।